स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को आप डिटेल में समझेंगे। क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है तो हो सकता है आपने इसे ऑलरेडी पढ़ा हो या कहीं और से पढ़ा हो। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, उसके बाद आप खुद पता कर लीजिएगा तो इस चैनल में कितना पोटेंशियल है आपको अच्छा एजुकेशन देने का। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। ये NCERT बुक है, लेकिन आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो आपको घबराना नहीं है। बस वीडियो में आप बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा और हर चीज़ आपको बताया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आते हैं हम पदार्थ के परिभाषा पे, क्योंकि पदार्थ के बारे में ही चैप्टर में पढ़ना है। तो आपको तो ये पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। पदार्थ का ये सबसे बेसिक और सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको इसे याद कर लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डेफिनेशन इस प्रकार है: कोई भी वस्तु कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। अब मैं यहाँ पे जो भी कीवर्ड आप देख रहे हैं, जैसे कि स्थान घेरना, तो आप समझ ही गए होंगे, द्रव्यमान, आयतन और अवरोध। आप इन तीनों चीज़ को अब मैं बताऊंगा आपको कि द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है और अवरोध क्या होता है। चलिए, तो द्रव्यमान को आप ऐसे समझिए, वस्तु का जो भी भार होता है उसको द्रव्यमान कहते हैं। आपको जितना भी डेफिनेशन है सब PDF के रूप में मिल जाएगा, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप बस यहाँ समझने का काम कीजिए। तो द्रव्यमान आप समझ गए, वस्तु का जो भी भार होता है वही उसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। और आयतन आप ऐसे समझिए कि कोई भी चीज़ में जो पदार्थ की मात्रा होती है, किसी भी पदार्थ के अंदर जो मात्रा होती है उसका आयतन कहलाता है। आप इसे मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जैसे 1 लीटर दूध, तो किसी बर्तन का आयतन कितना होता है, तो 1 लीटर। तो आप उसको इस तरह से रिलेट भी कर सकते हैं। अगला है अवरोध। तो अवरोध मतलब किसी भी पदार्थ के अंदर अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसे यहाँ पे आपके सामने अगर टेबल रखा हुआ है तो आप वहाँ चलिएगा तो आप टेबल में टकरा जाइएगा, तो टेबल आपको चलने से रोक रहा है, यहाँ पे अवरोध उत्पन्न कर रहा है, मतलब किसी दूसरे चीज़ को रोकता है, उसी को अवरोध बोला जाता है। आपको बहुत ही अच्छा डेफिनेशन मिलेगा PDF में। उम्मीद है आपको ये तीनों वर्ड जो कीवर्ड है आप इसे समझ लिए होंगे। अब आप अब आप पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस के सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इसके साथ ही साथ प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड, जिसके बारे में आपको ज़्यादा बताया गया नहीं होगा और बुक में भी नहीं दिया है, उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट का इमेज है। आपको मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। पदार्थ का 3 अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये तीनों के तीनों अवस्था पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर बांटा गया है। और इसका भौतिक गुण क्या होता है, क्या सिमिलर होता है, इस सब के बारे में आप पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले आप बाकी के 2 स्टेट है जो कि आपकी बुक में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, उसके बारे में बताते हैं। तो पहला है प्लाज्मा। तो आप समझिए प्लाज्मा क्या होता है। तो तो आपको तो पता ही होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों मैटर जो है वो मूल रूप से एटॉम से बना होता है। और दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ एटॉम से बना होता है। तो होता क्या है, जब इन एटॉम्स को इनफ एनर्जी के साथ हीट किया जाता है, तब क्या होता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एटॉम्स के अंदर 3 चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर निकल जाता है, और तब जब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बनता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये हमारे अर्थ पे तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा होता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप इस जैसे लाइटनिंग हो सकता है, लाइटनिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्लाज्मा होता है। और इवन सन, सन बहुत ही बड़ा सोर्स है प्लाज्मा का। आप पूरा का पूरा सन ऑलमोस्ट प्लाज्मा से ही बना हुआ है। चलिए, उम्मीद है आपको प्लाज्मा के बारे में बेसिक आइडिया आ गया होगा। अब हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। इस कंडीशन में पदार्थ बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और इसे कैसे बनाया जाता है उसे देखते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी लिक्विड को अगर आप ठंडा कीजिए या गैस को ठंडा कीजिए तो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को ठंडा कीजिएगा तो वो आइस के फॉर्म में यानी ठोस बन जाएगा। तो क्या होगा अगर किसी ठोस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाए, बहुत ज़्यादा से मेरे कहने का मतलब वाकई बहुत ही ज़्यादा। तो तो अगर आप ऐसा कीजिएगा तो ये 5th स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। इस स्टेज में जाके पदार्थ बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, और ये बहुत ही मतलब मुश्किल काम है इसको बनाना। क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको करीब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, -10 डिग्री बहुत ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा ठंडा होता है। इसी तरह से आपको 10 मिलियन यानी 0 से 10 मिलियन पीछे जाना होगा, यानी -10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक किसी पदार्थ को ठंडा करना होगा। उसके बाद भी बहुत सारा कंडीशन होता है जिसको फुलफिल करने के बाद ये 5th स्टेट हमारे सामने आता है। इसे अर्थ पे बनाना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन है, इसलिए इसे स्पेस में बनाया जाता है। ये बहुत ही हाई लेवल का है, इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में ज़्यादा इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। इस
आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगा कि इसके बारे में सबसे पहले 1920 ईस्वी में अपने देश के एक साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जी ने पता लगाया था। और इसी देशभक्ति की भावना की मदद से, इसी देशभक्ति की भावना के कारण मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। तो इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में कल्पना किया और अपना थ्योरी निकाला। बाद में साइंटिस्ट लोग इसे प्रूव किए और ये एक हमारे सामने आज मौजूद है। चलिए आगे हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एकदम अच्छा कंटेंट जो कि आपको फ्यूचर को बहुत ही अच्छा बना देगा। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप के बारे में जानना है, और सबसे पहला बात यही आप जान लीजिए कि पदार्थ कणों की मिलकर बना होता है। यानी पदार्थ, कोई भी एक पदार्थ डायरेक्ट पदार्थ न होकर वो छोटा छोटा कणों से मिलकर बना होता है, और यही कण सबसे छोटे लेवल पर एटॉम्स कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया होगा, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं, ये कुछ खास नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप, पदार्थ कणों के अभिलक्षण गुण। यानी पदार्थ का जो कण होता है उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पदार्थ का जो कण होता है उसका पहला फीचर क्या है कि पदार्थ का कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी वो रुका हुआ नहीं रहता है, वो निरंतर गतिशील रहता है। यानी उसके कण आपस में गति करते रहते हैं। जैसे आपके हाथ में अगर बुक है तो उसके अंदर जो भी कण होगा वो गतिशील होगा। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे भर भर के क्रियाकलाप दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आपको इतना सारा क्रियाकलाप देखने को भी नहीं मिल रहा होगा। यहाँ से आपको बस समझनी है बात कि क्या होता है असल में। आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या है और कैसे करते हैं, इनके बारे में आप जानेंगे। इस पॉइंट को आप समझिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दरअसल होता क्या है, जो होता है उसके अंदर एक अंतराअणु आकर्षण बल काम करता है। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं उन कण के बीच यही बल काम करता है, और इसी बल के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वैसे आप एक बात जान लीजिए कि दुनिया में जो भी पदार्थ हैं, हर पदार्थ एक दूसरे पदार्थ को आकर्षित करता है, जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। इसीलिए अर्थ भी, जैसे अभी आप किसी के सामने होंगे तो वो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप भी उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। लेकिन आप एक दूसरे के अंदर सट इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आपके पास भी उतना मास नहीं है और उसके पास भी नहीं है जो एक दूसरे को खींच सकें। और कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ पे ही आता है, जिसे आप ग्रेविटी बोलते हैं। तो अर्थ के अंदर ग्रेविटी इसलिए है क्योंकि अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी कारण कोई भी चीज़ अगर फेंकते हैं तो अर्थ में ही आता है। और इसके लिए सिर्फ मास ही नहीं, और उस सामान के बीच की दूरी भी मैटर करती है। इसलिए जो चीज़ स्पेस में है वो अर्थ पे नहीं आके चिपकती है, क्योंकि अर्थ के पास मास तो है लेकिन दूरी ज़्यादा होने के कारण वो उसको पूरी तरह से आकर्षित नहीं कर पाती है। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि पदार्थों के बीच जो कण होते हैं उनके बीच अंतराअणुक आकर्षण बल काम करता है, और यही अंतराअणुक आकर्षण बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपको अगर कुछ लिखना हो तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि दो कण के बीच कुछ स्थान भी होता है। जब जाहिर सी बात है, जब कण अलग, बहुत सारे कण है तो बीच में कुछ ना कुछ स्थान तो होगा ही। इस स्थान को बोलते हैं अंतराअणुक स्थान यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतराअणुक आकर्षण बल, अंतराअणुक स्थान, ये दोनों चीज़ जो मैंने बताया है ये सभी पदार्थ के बीच होता है। भले वो ठोस हो, द्रव्य हो या गैस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों चीज़ हर पदार्थ में रहता है, लेकिन ये किसी में कम तो किसी में ज़्यादा होता है। अब इसे रटने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा समझिए। गैस क्या होता है, उसको आप खोल दीजिए तो पूरा फैल जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसके बीच, इसके कणों के बीच जो अंतराअणुक स्थान है वो ज़्यादा होगा, तभी तो वो फैल जाता है। और दूसरा कारण क्या है, इसके बीच का अंतराअणुक बल। तो बल जितना ज़्यादा रहता है चीज़ें उतनी ज़्यादा सट के रहती हैं। तो क्योंकि गैस को हम छोड़ते हैं तो फैल जाता है, तो इसका मतलब गैस के बीच जो स्थान के बीच, कणों के स्थान के बीच जो अंतराअणुक आकर्षण बल है यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो कमज़ोर है यानी कम है, इसलिए वो फैल जाता है। और इसके अपोजिट आप ठोस में दीजिए तो उसका जो बल है वो ज़्यादा है और उसका जो स्थान भी कम है, इसलिए वो चिपक के रहता है और ठोस रहता है। और कौन सा ठोस, जिस ठोस के अंदर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा कड़क चीज़ होगा, और जिसमें कम होगा वो नरम हो जाएगा यानी हल्का, छोटा। और इसी तरह से लिक्विड में भी आप बता सकते हैं।
लिक्विड में भी स्थान ज़्यादा होता है, इसलिए तरल पदार्थ जो होता है वो फैल जाता है पूरी तरीके से। तो आपको अगर कोई भी पदार्थ दिया जाए, आपको पूछा जाए कि इसमें अंतर अनुआकर्षण बल कम होगा या ज़्यादा, किसकी तुलना में ज़्यादा होगा या कम होगा, तो उम्मीद है आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 10-20 सेकंड स्किप करके आप वापस से देख लीजिए। पीछे मैंने द्रव्यमान के बारे में बताया, घनत्व के बारे में बताना रह गया, तो आप घनत्व भी समझ लीजिए। जब किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मैंने बता दिया, जो अगर आप भूल गए हैं मतलब आप ध्यान से नहीं वीडियो को देख रहे हैं, तो द्रव्यमान मतलब किसी भी पदार्थ का जो भार होता है। और आयतन भी मैंने बता दिया है, जो पदार्थ की मात्रा जो होती है। तो अगर किसी भी वस्तु के द्रव्यमान से उसके आयतन को डिवाइड कीजिएगा, यानी द्रव्यमान को ऊपर में रख के बट्टा आयतन नीचे में, तो इस तरीके से आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, उसका घनत्व यानी डेंसिटी। घनत्व का बहुत ही इस्तेमाल होता है हमारे, जैसे कौन सा चीज़ पानी में डूबेगा, कितना डूबेगा, आधा डूबेगा या पूरा डूबेगा, ये सारी चीज़ घनत्व पे मैटर करता है। अगर यहाँ पे आप इसको समझ लीजिएगा तो आगे फिजिक्स में आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्योंकि मैंने ठोस, द्रव और गैस के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज करा दिया, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आपके पास जो भी बुक है उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन आंसर कीजिए। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन रहता है ठोस के गुणों को लिखिए, तो आप इतना कुछ जान गए हैं ठोस के बारे में, तो मुझे नहीं लगता है आप इसके गुण को बताने में असमर्थ होंगे। तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं और नोटबुक में फेयर कर सकते हैं। यहाँ मैं वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके वजह से जिसे जान के आपको पढ़ाई में मन लगेगा, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं एक एक लाइन बुक का पढ़ दूँ तो इसमें आप भी बोर हो जाइएगा, और अगर आप यही चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं, तो ये आपको भी पता है पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकती है, तो इसलिए मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और तापमान परिवर्तन का प्रभाव, तो तापमान जैसे ठोस को गर्म करने पे वो द्रव में परिणत होता है, उसके बाद वो गैस में, तो ये सारी चीज़ भी आपको पता होगा। आप एक बार भी पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पढ़ाई में थोड़ा बहुत अच्छे होंगे ही। चलिए आगे समझते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है द्रव्यनांक और क्वथनांक, जिसे मैं आप बताने वाला हूँ, तो इसे समझ लीजिए। द्रव्यनांक यानी मिलिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक को आप समझिए, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग मतलब बॉयल मतलब उबलना, तो आप इसे रिलेट करके समझिए। क्वथनांक यानी वो हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब उच्चतम ताप जिस पर कोई वस्तु, आप फिर से समझिए, क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आपको ध्यान में रख लेना, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद द्रव्यनांक पे जाएंगे। फिर से याद रखिए, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, तो वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई पदार्थ बॉयल होने लगता है यानी उबलने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे हर पदार्थ का आप उसे समझ सकते हैं इस तरह से, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई उबलने लगता है कोई पदार्थ। और क्वथनांक इसका ठीक अपोजिट है, यानी मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो मेरे मुंह से क्वथनांक वर्ड निकल गया, यानी द्रव्यनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। इंग्लिश में काफ़ी इजी होता है ये सारे वर्ड, तो आप ऐसे समझिए, द्रव्यनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका अपोजिट यानी वो टेम्परेचर जिस पे कोई द्रव्य या गैस ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं द्रव्यनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपको लगता है आप इसे भूल जाइएगा तो आप इसे नोटबुक में लिख सकते हैं, आपकी बुक में होगा ही ये चीज़। और पदार्थ जब अपनी अवस्था बदलती है, तो जैसे कोई ठोस अपनी अवस्था बदलेगी, तो गैस में जाने से पहले वो मुख्य रूप से सामान्यतः जो होता है वो मैं बता रहा हूँ, तो वो पहले द्रव में परिवर्तित होगी और फिर गैस में। लेकिन कुछ पदार्थ होता है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, वो ठोस से डायरेक्ट गैस में और गैस से डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, मतलब उसका डेफिनेशन आप ऐसे समझिए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, और वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब डेफिनेशन को फिर से सुन लीजिए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
इसे आप एग्जाम्पल से समझिए, उसके बाद आप डेफिनेशन खुद अपने मन से भी लिख सकते हैं। आपको मैं रटने वाला तोता बिल्कुल नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप हर चीज़ को, साइंस समझने का खेल है, आप हर चीज़ को समझने का प्रयत्न कीजिए, तभी आप आगे की क्लास में आपको मन लगेगा पढ़ाई में और आप अच्छे से आगे बढ़ पाइएगा। सिंपल, आप कपूर को ले लीजिए, आप कपूर को जलाइए। आप पूजा पाठ में कपूर को देखते ही होंगे, वो कभी भी उसको आप पिघलते हुए नहीं देखते होंगे प्लास्टिक की तरह। पहले आप देखेंगे तो आपको लगता होगा ये प्लास्टिक की तरह पिघलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो डायरेक्ट जलता है और डायरेक्ट जलने के बाद उड़ जाता है, यानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और कपूर के अलावा बहुत सारे पदार्थ और भी होते हैं जो ऊर्ध्वपातन को फॉलो करता है, जैसे अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन, नेप्थलीन, शुष्क बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे नाम आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पूछ दें 4 ऐसे पदार्थ का नाम लिखें जिसमें ऊर्ध्वपातन होता है, तो आपको इसे लिखना होगा, इसलिए आप इसको याद कर ले, वही अच्छा होगा। मैं नाम फिर से दोहरा देता हूँ, आप लिख सकते हैं अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड यानी जिसे नौसादर बोलते हैं, फिर दूसरा नंबर पे आप आयोडीन, तीसरे नंबर पे कपूर, और चौथे नंबर पे नेप्थलीन, और पाँचवें नंबर पे शुष्क बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। तो आप इसे इजीली याद कर लीजिए, इस नाम को, ताकि आपको आगे अच्छा रहे। आज के इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ जान गए होंगे। अब पार्ट 2 में बाकी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो, कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हो, आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ बात आपको समझ में नहीं आया तो आप उसे भी कमेंट कीजिए। आप मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ फीडबैक, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। अगर आप वीडियो को बहुत ही बाद में देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे।